भारतीय नौसेना की एक सबसे विशिष्ट महिला अधिकारी ने सब कुछ दांव पर लगाकर एक अहंकारपूर्ण शर्त लगाई, लेकिन उसे भारतीय तटरक्षक बल की विशेष इकाई के एक असाधारण जांबाज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, जिसे उसने कभी कम करके आंका था। वहीं से एक खतरनाक और भाग्यशाली रिश्ते की शुरुआत हुई। एक अपमानजनक स्थिति में, जहां उसने अपनी हार के बदले में एक रात का वादा किया था, दोनों भाग्य के एक भयानक बवंडर में उलझ गए, जो विजेता और हारने वाले के रिश्ते से कहीं आगे बढ़कर एक दूसरे के घावों और आत्माओं की खोज करने लगे। भारतीय तटरक्षक बल का 3000 टन का गश्ती जहाज अंडमान सागर के अंधेरे पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज का डेक ठंडी समुद्री हवा और हेलीकॉप्टर के बहरे कर देने वाले शोर से भरा हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल ABF के बीच संयुक्त बचाव अभ्यास अपने चरम पर था। गहरे तनाव के बीच अभ्यास सुचारू रूप से चलता दिख रहा था, लेकिन यह शांति एक अप्रत्याशित उकसावे से टूट गई। कैप्टन आन्या शर्मा, भारतीय नौसेना की एक हेलीकॉप्टर पायलट, जिसे भविष्य की एडमिरल उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था, अपने करीने से बंधे हल्के भूरे बालों के साथ उसने तटरक्षक बल की विशेष इकाई के सदस्यों को तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा। उसकी निगाहें कमांडर विक्रम सिंह राठौर पर टिकी थीं, जो उस विशेष इकाई के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। आन्या उस आदमी के मजबूत शरीर और शांत भावों के पीछे छिपी असाधारण क्षमता को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसके आसपास के ऑस्ट्रेलियाई सैन्य कर्मियों ने उसके इरादे को भांप लिया और हंसने लगे। उनकी नजर में इस छोटे से दक्षिण पूर्व एशियाई देश के अधिकारी अभ्यास में केवल पूरक थे। आन्या मुस्कुराई और विक्रम के पास पहुंची। अनुवादक के कुछ कहने से पहले ही उसने विक्रम पर व्यंग्यात्मक लहजे में दबाव डाला। हे भारतीय, मैदान का कोई अनुभव है या सिर्फ स्विमिंग पूल में लाइफ बॉय से खेलते हो? विक्रम की भौहें थोड़ी तन गईं। वह अपने साथियों के चेहरों पर कठोरता महसूस कर सकता था, लेकिन उसने केवल चुपचाप आन्या को देखा। उस शांत निगाह ने आन्या के स्वाभिमान को और भी ठेस पहुंचाई। जानबूझकर ऊंची आवाज में उसने कहा, ठीक है, तो साबित करो। इस उबाऊ अभ्यास से नहीं, आपके शांत तौर पर इंतर देखने को मिले, बल्कि असली क्षमता से। आन्या ने अपनी ठोड़ी से अपने हेलीकॉप्टर की ओर इशारा किया। विशाल पंखे रात की हवा को चीर रहे थे, जिससे एक डरावनी आवाज पैदा हो रही थी। हम अभी वहां से एक साथ कूदते हैं। मैं नीचे लहरों में एक बचाव पुतला फेंक दूंगी। जो कोई भी उसे पहले बचाने में सफल होता है, वह विजेता होगा। उसके प्रस्ताव ने माहौल को कोलाहलपूर्ण बना दिया। यह अब केवल कौशल की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक जीवन और मृत्यु का दांव था। आन्या ने विक्रम की अडिग आंखों में देखा और एक और अधिक उत्तेजक चारा फेंका। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अपनी एक रात दूंगी। अगर तुम चाहो तो इस पूरे सप्ताहांत में तुम मेरा सब कुछ पा सकते हो। उस अश्लील टिप्पणी का ऑस्ट्रेलियाई कर्मियों ने सीटी और जयकारों के साथ स्वागत किया। इसके विपरीत मर्जारा कार्मियों के साथ नहीं हो, लेकिन के लोग अचना कार में साथ हो। तटरक्षक बल के सदस्यों के चेहरे अपमान से लाल हो गए। यह विश्वास करना मुश्किल था कि इतने निम्न स्तर के शब्द एक वर्दीधारी अधिकारी के मुंह से निकले थे, जो एक देश की ताकत का प्रतीक था। आन्या ने संतोष से मुस्कुराते हुए अंतिम शर्त जोड़ी, लेकिन अगर तुम हार गए तो इस अभ्यास की शेष अवधि के लिए तुम मेरे निजी सहायक बनोगे। तुम्हें मेरे आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। हर सुबह मेरा नाश्ता तैयार करना होगा और मेरे द्वारा दिए गए सभी छोटे मोटे काम करने होंगे। क्या कहते हो? हिम्मत है? सभी की निगाहें विक्रम पर थीं। उसके कंधों पर न केवल व्यक्तिगत गौरव दांव पर था, बल्कि पूरे तटरक्षक विशेष इकाई का सम्मान भी था। एक भयानक सन्नाटे में विक्रम का दिमाग ठंडा हो गया। उस महिला का अहंकार, उसके साथियों का अपमान और उन लोगों की हंसी जो इस स्थिति का आनंद ले रहे थे। उसने अपना गुस्सा दबाया और शांति से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी और दृढ़ थी। ठीक है, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। एक संक्षिप्त सहमति, लेकिन इसका वजन बहुत भारी महसूस हुआ। आन्या, जैसे कि उसे पहले से ही उम्मीद थी, मुस्कुराई और हेलीकॉप्टर की ओर चल दी। विक्रम ने भी बिना कुछ कहे अपना सामान तैयार करना शुरू कर दिया। उसका एक साथी चिंतित नजरों से उसके पास आया और फुसफुसाया, कमांडर, वह महिला ABF की सबसे अच्छी हवाई बचाव विशेषज्ञ। इस सस्ती उत्तेजना में मत फंसो।
विक्रम ने अपने साथी के कंधे पर थपथपाया और संक्षेप में कहा, तटरक्षक विशेष इकाई कभी भागती नहीं है। उसकी आंखें रात के आसमान पर टिकी थीं, जहां हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, काली लहरों वाले उत्तेजित उत्तरी अंडमान सागर के बीच में। दो देशों के दो दिग्गज सब कुछ दांव पर लगाकर एक खतरनाक शर्त शुरू करने वाले थे। ऑस्ट्रेलियाई कर्मी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे वास्तव में किसे चुनौती दे रहे थे, और वह शांत समुद्री शेर अगर उसका गुस्सा भड़क जाए तो कितना भयानक हो सकता है। हेलीकॉप्टर का केबिन इंजन की आवाज और तेज हवा के शोर से भरा हुआ था। खुले दरवाजे से रात का काला सागर दिखाई दे रहा था, मानो सारी रोशनी निगल रहा हो। कैप्टन आन्या शर्मा ने आत्मविश्वास से नीचे देखते हुए एक परिचित स्थिति ले ली। यह उसका इलाका था जहां वह हजारों बार कूद चुकी थी। नीचे की जंगली लहरें उसके लिए एक खेल के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं थीं। उसने कमांडर विक्रम पर एक नजर डाली। वह आदमी बिना किसी भाव भंगिमा के बदलाव के शांति से अपने उपकरणों की जांच कर रहा था। घबराहट या डर का कोई संकेत नहीं था। वह बस यंत्रवत रूप से आगे बढ़ रहा था, जैसे कि एक आदत जो खून में बस गई हो। आन्या ने मन ही मन सोचा, घमंडी, जल्द ही यह भावहीन चेहरा भय और निराशा में बदल जाएगा। पायलट के साथ एक संक्षिप्त संचार के बाद एक नारंगी बचाव पुतला, जो बचाव का लक्ष्य था, समुद्र में फेंक दिया गया। पुतले को लहरों में समाते देख आन्या ने विक्रम की ओर अपनी ठोड़ी हिलाई। पहले कूदने का एक मूक संकेत। विक्रम ने संकोच नहीं किया। बिना किसी झिझक के वह कूद गया। उसकी आकृति को अंधेरे में गायब होते देख ऑस्ट्रेलियाई पायलट ने कंधे उचकाए और आन्या से कहा, हिम्मत तो माननी पड़ेगी कैप्टन, एक हिम्मत जिसका उसे जल्द ही पछतावा होगा। आन्या ने ठंडक से जवाब दिया और फिर पायलट से बचाव लक्ष्य के थोड़ा करीब जाने के लिए कहा, जहां से विक्रम कूदा था। यह मामूली अंतर अभ्यास के नियमों की सहनशीलता सीमा के भीतर था। यह जीत सुनिश्चित करने के लिए उसकी छोटी सी गणना थी। एक पल बाद वह भी एक कुशल मुद्रा में अंधेरे में कूद गई। ठंडे समुद्री पानी ने उसके शरीर पर हजारों सुइयों की तरह प्रहार किया। सतह पर आने के बाद आन्या ने जल्दी से चारों ओर देखा। भयंकर लहरों और हेलीकॉप्टर से आने वाली हवा ने उसकी दृष्टि को बाधित कर दिया, लेकिन वह एक अनुभवी थी। उसने जल्द ही लक्ष्य का स्थान पाया और तेज गति से तैरना शुरू कर दिया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। उसे पहले से ही जीत का स्वाद महसूस हो रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई थी। लेकिन उसी क्षण उसकी आंखों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उससे बहुत आगे विक्रम, जो उससे बहुत पहले कूदा था, बचाव पुतले के करीब पहुंच रहा था। एक अतार्किक गति। आन्या को अपनी आंखों पर शक हुआ। स्पष्ट रूप से वह एक अधिक लाभप्रद स्थिति से कूदी थी। वह आदमी वहां कैसे पहुंच सकता था? विक्रम की तैराकी शैली उससे अलग थी जो उसने कभी जानी थी। उसने अनावश्यक हरकतों को कम कर दिया, मानो वह लहरों के साथ एक हो गया हो, जैसे कोई विशाल समुद्री जीव सहजता से सरक रहा हो। वह लहरों से लड़ नहीं रहा था, बल्कि उनकी ताकत का उपयोग एक प्रेरक शक्ति के रूप में कर रहा था। यह जीवित रहने की एक सहज गति थी जिसे केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता था जिसने बहुत लंबे समय तक समुद्र से दोस्ती और लड़ाई की हो। आन्या घबरा गई। उसका दिमाग उलझ गया। उसके घायल स्वाभिमान ने उसे गति बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में अपने पैर चलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस जल्दबाजी ने उसकी हरकतों को कठोर बना दिया। लहरें उसके चेहरे से टकराईं, खारा पानी उसके मुंह में चला गया। जब वह संघर्ष कर रही थी, विक्रम ने पहले ही पुतले को सुरक्षित कर लिया था। उसने पुतले को अपने शरीर से कसकर बांध लिया, फिर एक सिग्नल फ्लेयर निकाला। लाल बत्ती ने रात के आसमान को चीर दिया, बचाव की सफलता का संकेत। हेलीकॉप्टर के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई कर्मियों की हंसी रुक गई। उनके चेहरे भ्रम और आश्चर्य से भर गए। जिस एशियाई व्यक्ति को उन्होंने कम करके आंका था और जिस पर हंसे थे, उसने अभी अभी आरबीएफ की जीवित किंवदंती को भारी क्षमता के अंतर से हरा दिया था। बचाव केबल नीचे उतारी गई और विक्रम को पुतले के साथ हेलीकॉप्टर में खींच लिया गया। एक पल बाद आन्या को भी बचा लिया गया। वह भीगे हुए शरीर के साथ हेलीकॉप्टर के फर्श पर बैठ गई। वह कुछ नहीं कह सकी। उसके बालों से टपकता समुद्री पानी असाधारण रूप से ठंडा और कड़वा लग रहा था। उसने अपना सिर उठाकर विक्रम को देखा।
वह आदमी मानो कुछ हुआ ही ना हो, शांति से अपने उपकरण ठीक कर रहा था। विजेता का कोई घमंड नहीं था, न ही हारने वाले का कोई उपहास, बस हमेशा की तरह एक भावहीन चेहरा। लेकिन आन्या ने उसकी गहरी पुतलियों में एक ठंडी चिंगारी की झलक देखी। यह एक विजेता की राहत नहीं थी, बल्कि एक शिकारी की मूक चेतावनी थी जिसने अपने अशांत क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था। हेलीकॉप्टर गश्ती जहाज पर वापस उड़ गया। उस संकरे स्थान के अंदर केवल भारी सन्नाटा महसूस हो रहा था। शर्त का परिणाम स्पष्ट था। आन्या शर्मा ने अपने करियर में पहली बार एक करारी और अपमानजनक हार का अनुभव किया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी। जहाज पर लौटने के बाद अजीब सन्नाटा जारी रहा। एबीएफ के कर्मी बारी बारी से आन्या और विक्रम को देख रहे थे। उनके चेहरों पर अब कोई अहंकारी मुस्कान नहीं थी। जो कुछ था वह एक अप्रत्याशित स्थिति पर भ्रम और एक असाधारण शक्ति के लिए सम्मान था। आन्या हालांकि नहा चुकी थी और सूखे लड़ाकू कपड़े पहन चुकी थी, अपने दिल की ठंडक को दूर नहीं कर सकी। हार और अपमान की भावना ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अपने कमरे में उसने अभी अभी हुई घटना का फिर से विश्लेषण करने की कोशिश की। विक्रम की हर हरकत उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से घूम रही थी। वह सिर्फ एक महान तैराक नहीं था, वह समुद्र को ही समझता था। लहरों का प्रवाह, पानी का प्रतिरोध, हवा की दिशा, सब कुछ उसने गणना में लिया था और उसने अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित किया था। यह एक ऐसा स्तर था जो किसी भी मैनुअल में नहीं था, जिसे केवल वास्तविक युद्ध के अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था। वह वास्तव में कौन था? इस तरह का आदमी इस छोटे से देश के पुलिस संगठन में क्यों था? उसके सिर में कई सवाल घूम रहे थे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा, वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह हार गई थी जिसे उसने कम करके आंका था और अब शर्त की कीमत चुकाने का समय करीब आ रहा था। मेरी एक रात और मेरा पूरा सप्ताहांत, मेरा सब कुछ। जो शब्द उसने खुद कहे थे वे अब उसे बांधने वाली जंजीर बन गए थे। उस रात विक्रम शांति से अपनी केबिन में एक किताब पढ़ रहा था। उसके साथी सो चुके थे, लेकिन उसे नींद आना मुश्किल हो रहा था। दोपहर की शर्त एक साधारण जीत के साथ समाप्त नहीं हुई थी। यह स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई थी और अब परिणामों की जिम्मेदारी लेने का समय था। वह उत्सुक था कि आन्या की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वह अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करेगी या एक अधिकारी के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके इसे रद्द कर देगी? दरवाजे पर एक बहुत धीमी और झिझक भरी दस्तक हुई। विक्रम ने अपनी किताब बंद की और उठ खड़ा हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, आन्या वहां खड़ी थी। उसने लड़ाकू वर्दी नहीं बल्कि आरामदायक स्पोर्ट्स वेयर पहने हुए थे। बिना मेकअप वाला उसका चेहरा पीला लग रहा था और उसका सामान्य आत्मविश्वास का भाव गायब हो गया था। उसने विक्रम की नजरों से बचते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? विक्रम ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। संकरे केबिन के अंदर एक अजीब सन्नाटा छा गया। आन्या, हालांकि उसे अंदर आने के लिए कहा गया था, फिर भी दरवाजे पर झिझक रही थी। विक्रम ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला और उसका इंतजार किया। कुछ देर बाद आन्या ने जैसे कोई फैसला कर लिया हो और अपना मुंह खोला। मैं हार गई, तुम जीते, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना होगा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में शर्म, डर और थोड़ी सी जिज्ञासा का मिश्रण दिखाई दे रहा था। विक्रम अनुमान लगा सकता था कि कौन सी कल्पनाएं उस महिला को यहां लाई थीं। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसकी आवाज अभी भी धीमी और शांत थी। तो आप अपना सब कुछ देने आई हैं? विक्रम के सीधे सवाल ने आन्या का चेहरा लाल कर दिया। उसने अपने होठों को काटा और नीचे देखने लगी। उसके कंधों को थोड़ा कांपते देख विक्रम ने उस पर और दबाव नहीं डाला। उसने एक छोटी सी मेज से मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई और उसे दे दी। पहले यह पी लो, तुमने आज बहुत सारा समुद्री पानी पी लिया होगा। आन्या ने आश्चर्यचकित भाव से अपना सिर उठाया। यह वह ताना या व्यंग्य नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। इसके बजाय विक्रम का रवैया, जैसे कि वह उसकी परवाह कर रहा हो, उसे भ्रमित कर गया। थोड़ी झिझक के बाद उसने पानी की बोतल स्वीकार कर ली। जैसे ही ठंडा पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसका गर्म सिर थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का अपमान किया, मुझे माफ कर दो, आन्या ने ईमानदारी से कहा। यही उसका तरीका था। अगर जीत या हार तय हो जाती
तो वह उसे साफ साफ स्वीकार कर लेती। विक्रम ने चुपचाप उसकी माफी सुनी। फिर उसने कुछ अप्रत्याशित कहा। माफी स्वीकार कर ली गई, लेकिन हम उस शर्त को ऐसा मानेंगे जैसे वह कभी हुई ही नहीं। क्या? आन्या को जो सुनाई दिया उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह उस स्थिति को नहीं समझ पा रही थी जहां विजेता ही शर्त रद्द कर रहा हो। उसे लगा कि विक्रम उस पर दया कर रहा है। उसका स्वाभिमान फिर से भड़क उठा। मुझे दया की जरूरत नहीं है। मैं एक सैनिक हूं जो हार स्वीकार करना जानती है। मैंने कहा था कि मैं वह सब कुछ करूंगी जो तुम चाहते हो। यह दया नहीं है। विक्रम ने दृढ़ता से बीच में ही काट दिया। मैं कभी भी किसी के दिल को दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलता, खासकर ऐसे व्यक्ति के साथ जो इतना हताश हो कि वह तुम्हारी तरह सब कुछ दांव पर लगा दे। उसके शब्द आन्या के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। हताश व्यक्ति, हाँ, वह वास्तव में हताश थी। एक महिला होने की सीमाएं, उसके आसपास की ईर्ष्या, खुद को लगातार साबित करने का दबाव, वह हमेशा एक उच्च आत्मरक्षा के साथ जीती थी। यह शर्त भी अंततः अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उसकी बेचैनी का एक रूप थी। उसका भीतरी पक्ष, जिसे कोई नहीं जानता था, इस एशियाई व्यक्ति द्वारा पढ़ा गया था जिससे वह कुछ घंटे पहले ही मिली थी। आन्या कुछ नहीं कह सकी। वह केवल विक्रम की गहरी और शांत आंखों में देख सकती थी। उन आंखों में अब उसका मजाक नहीं था, न ही उस पर हंसी थी। इसके बजाय उन आंखों में दया और समझ झलक रही थी, मानो वह एक घायल शिकारी को देख रहा हो। उस क्षण आन्या ने अपने अहंकार के कवच में पहली दरार महसूस की जिसने उसे हमेशा बोझिल किया था। उस रात उनका रिश्ता अब विजेता और हारने वाले का नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से अलग नए अध्याय में प्रवेश कर गया था। अगली सुबह प्रशिक्षण स्थल पर माहौल नाटकीय रूप से बदल गया। एबीएफ के कर्मियों ने अब तटरक्षक विशेष इकाई को कम करके नहीं देखा। खासकर विक्रम पर उनकी नजरें अब झिझक और अछूते प्रशंसा से रंगी हुई थीं। कल की शर्त अब सिर्फ एक घटना नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा क्षण बन गई थी जिसने दोनों संगठनों के बीच की अदृश्य दीवार को गिरा दिया था। आन्या सामान्य से जल्दी उठी। वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। विक्रम के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। मैं कभी भी किसी के दिल को दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलता। उन शब्दों ने उन मूल्यों को हिला दिया था जिन्हें उसने जीवन भर बनाया था। उसने हमेशा माना था कि प्रतिस्पर्धा में जीत ही सब कुछ है, लेकिन विक्रम जीत को पकड़ने के बाद उसे जाने दिया। जिस प्रतिद्वंद्वी को उसने इतना कम करके आंका था, उसमें उसने कुछ ऐसा पाया जो उसके पास नहीं था। नाश्ते के लिए भोजन कक्ष की ओर जाते समय आन्या गलियारे में विक्रम से मिली। वह अभी अभी व्यायाम करके लौटा था, पसीने से भीगे हुए प्रशिक्षण के कपड़े पहने हुए था। उनके बीच एक अजीब सन्नाटा छा गया। आन्या ने सबसे पहले बात शुरू की, सुप्रभात। उसकी अभिवादन अब पहले की तरह कठोर नहीं थी, यह नरम और अधिक सतर्क लग रही थी। विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया। सुप्रभात कैप्टन। वह अभी भी उसे उसके पद से बुला रहा था, लेकिन उसके बुलावे में अब कोई ठंडी दूरी नहीं थी। आन्या एक पल के लिए झिझकी, फिर हिम्मत करके कहा, कल के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सही थे, मैं बहुत जल्दबाज थी। वह बीत चुका है, विक्रम ने संक्षेप में जवाब दिया और उसके पास से गुजरने वाला था। उस क्षण जैसे किसी चीज से खींचकर आन्या ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी बांह पसीने से चिकनी थी, लेकिन उसके नीचे मजबूत मांसपेशियां महसूस हो रही थीं। विक्रम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आन्या चौंक गई और तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया, लेकिन वह उन शब्दों को रोक नहीं सकी जो वह कहना चाहती थी। तुम्हारी तैराकी शैली, तुम यह कैसे कर सकते हो? यह एक ऐसी गति है जो मैंने किसी भी मैनुअल में कभी नहीं देखी। उसका सवाल पूरी तरह से एक पेशेवर की जिज्ञासा और जानने की इच्छा पर आधारित था। विक्रम ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, इसके बजाय एक छात्र की सीखने की सच्ची इच्छा थी। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिद्धांत से समझाया जा सकता है। यह एक वृत्ति की तरह है जिसे शरीर द्वारा महसूस किया जाना चाहिए। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? आन्या के अचानक प्रस्ताव ने विक्रम की आंखों को थोड़ा चौड़ा कर दिया। एबीएफ की किंवदंती कही जाने वाली यह महिला उससे सिखाने के लिए कह रही थी। इसका मतलब था कि उसने अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और विक्रम की क्षमता का सम्मान किया था। विक्रम एक पल के लिए झिझका। उसकी तकनीक रातों रात नहीं बनी थी।
यह जीवित रहने का एक तरीका था जो उसने कई बार मौत के कगार से गुजरने के बाद सीखा था। क्या वह इसे किसी और को सिखा सकता था? लेकिन उसने आन्या की आंखों में गंभीरता पढ़ी। यह सिर्फ एक तकनीक सीखने की इच्छा नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया को समझने की ललक थी जिसे वह नहीं जानती थी। विक्रम ने सिर हिलाया। सभी आधिकारिक प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अगर समय मिले तो उस सहमति ने आन्या का चेहरा खिला दिया। अनजाने में वह जोर से मुस्कुराई। सेना में शामिल होने के बाद से वह शायद ही कभी मुस्कुराई थी, सिवाय इसके कि जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया हो। वह मुस्कान विक्रम के लिए अजीब थी। यह तथ्य कि वह बर्फ जैसा ठंडा चेहरा इस तरह की गर्म अभिव्यक्ति छिपा सकता था, उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर गया। उस दिन से उनके बीच एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। वे प्रशिक्षण स्थल पर हर बार मिलने पर एक संक्षिप्त सिर हिलाकर एक दूसरे को नमस्कार करते थे और कभी-कभी तकनीकी पहलुओं पर संक्षिप्त बातचीत करते थे। आन्या अब विक्रम को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखती थी। इसके बजाय उसने उसे सम्मान के योग्य कौशल वाले एक सहयोगी और एक नए लक्ष्य के रूप में देखना शुरू कर दिया जिसे उसे पार करना था। एबीएफ के कर्मियों ने अपने कैप्टन के बदलाव को रुचि के साथ देखा। उन्हें यह अजीब लगा कि जो महिला हमेशा तेज और ठंडी थी, वह धीरे धीरे एक भारतीय अधिकारी के सामने अपनी रक्षा को कम कर रही थी। उसका सहायक मेजर डेविड ओकोनेल वह व्यक्ति था जिसने इस बदलाव को सबसे अधिक महसूस किया। एक रात उसने सावधानी से पूछा, कैप्टन, क्या आपके मन में उस भारतीय अधिकारी के लिए कोई व्यक्तिगत भावनाएं हैं? आन्या एक पल के लिए चुप रही। उसने खिड़की के बाहर रात के समुद्र को देखा और जवाब दिया, वह व्यक्ति है जिसने मुझे हार के बारे में सिखाया, और पहला व्यक्ति जिसने मुझे सिर्फ जीतना नहीं बल्कि सीखना सोचने पर मजबूर किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी गूंज थी जो पहले कभी नहीं थी। डेविड ने आगे नहीं पूछा, वह इसे सहज रूप से महसूस कर सकता था। अंडमान सागर की भयंकर लहरों पर शुरू हुआ बुरा भाग्य अब एक ऐसी दिशा में बह रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संयुक्त अभ्यास समाप्त होने वाला था। कई दिनों के कठिन प्रशिक्षण के दौरान तटरक्षक विशेष इकाई और एबीएफ ने सिर्फ सहयोग के रिश्ते से परे एक मजबूत दोस्ती का बंधन बना लिया था। विक्रम और आन्या के बीच का रिश्ता विशेष रूप से एक स्पष्ट बदलाव दिखा रहा था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। वे अब एक दूसरे का परीक्षण या सतर्क नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पेशेवर कौशल को स्वीकार और सम्मान करते थे और राय का आदान प्रदान करते थे। अंतिम दिन एक अंतिम संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया जो समुद्र के बीच में एक जहाज पर आतंकवाद के परिदृश्य पर आधारित था। एक उच्च जोखिम वाला ऑपरेशन जहां दोनों देशों की विशेष टीमों को एक साथ एक काल्पनिक जहाज में घुसपैठ करनी थी जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। बंधकों को बचाना और आतंकवादियों को निष्क्रिय करना था। ऑपरेशन की कमान एबीएफ के पास थी और सर्वोच्च कमांडर निश्चित रूप से आन्या थी। ब्रीफिंग के दौरान आन्या अपने ठंडे और करिश्माई व्यक्तित्व में लौट आई। उपग्रह तस्वीरों और जहाज के आंतरिक नक्शों के आधार पर उसने तेजी से आदेश दिए। एबीएफ टीम हेलीकॉप्टर का उपयोग करके हवाई घुसपैठ करेगी, जबकि तटरक्षक टीम तेज गति वाली रबर नौकाओं का उपयोग करके समुद्री घुसपैठ करेगी। जहाज के दोनों किनारों पर एक साथ हमला करेगी। प्रत्येक टीम को निर्धारित मार्ग के अनुसार लक्ष्य बिंदु तक तेजी से और चुपचाप पहुंचना चाहिए। युद्ध के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और बंधकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई सवाल? आन्या की तीखी आवाज ब्रीफिंग रूम में गूंज उठी। सबने अपनी सांस रोक ली, अगले शब्दों का इंतजार करते हुए। उसी समय विक्रम, जो चुपचाप नक्शे का अध्ययन कर रहा था, ने अपना हाथ उठाया। कमांडर विक्रम, कृपया। आन्या थोड़ी हैरान दिखी, लेकिन उसने उसे बोलने की अनुमति दी। विक्रम उठा और नक्शे पर एक बिंदु की ओर इशारा किया। कैप्टन की ऑपरेशन योजना बहुत अच्छी है, लेकिन एक चर है। अनुमानित ऑपरेशन समय पर धाराओं की दिशा और गति को ध्यान में रखते हुए हमारी समुद्री घुसपैठ टीम को स्टर्न तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। यह मामूली समय का अंतर हवाई घुसपैठ टीम को खतरे में डाल सकता है। उसके बयान ने कमरे में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा विवरण था जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया था।
आन्या का सहायक मेजर डेविड ने तुरंत खंडन किया। हमारे सिमुलेशन परिणाम दिखाते हैं कि योजना में कोई समस्या नहीं है। धाराओं का प्रभाव न्यूनतम होने का अनुमान है। सिमुलेशन वास्तविक समुद्र को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकता है, विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति का विश्वास था जो समुद्र के साथ रहा है। यह पानी वह जगह है जहां मैंने वर्षों तक प्रशिक्षण और संचालन किया है। उस समय की धाराएं दिखने से कहीं ज्यादा भयंकर और अप्रत्याशित हैं। तनाव महसूस किया जा सकता था। एबीएफ की ऑपरेशन योजना, जो उन्नत प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, एक व्यक्ति के अनुभव और अंतर्ज्ञान से सीधे टकरा गई। सभी की निगाहें सर्वोच्च कमांडर आन्या पर थीं। उसका निर्णय इस अभ्यास की सफलता और उसके सदस्यों की सुरक्षा का निर्धारण करेगा। आन्या ने एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ विक्रम को देखा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्या उसे एक कमांडर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी योजना पर कायम रहना चाहिए, या उसे उस व्यक्ति के कौशल और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए जिसने उसे कुछ दिन पहले हराया था, और योजना बदलनी चाहिए। उसका स्वाभिमान एक बार फिर परीक्षण पर था, लेकिन इस बार यह अलग था। वह अब कुछ दिन पहले की अहंकारी आन्या शर्मा नहीं थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम की छव, जिसने उसे भयंकर लहरों के बीच हराया था, उसकी गहरी आंखें जब उसने शर्त रद्द की थी, यह सब उसके दिमाग में कौंध गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और एक निर्णय लिया। ठीक है, मैं कमांडर विक्रम के इनपुट को स्वीकार करती हूं। आन्या के फैसले ने ब्रीफिंग रूम को तुरंत शांत कर दिया। मेजर डेविड अविश्वासी भाव से उसके पास पहुंचा। कैप्टन, कृपया पुनर्विचार करें। केवल एक असत्यापित व्यक्तिगत अंतर्ज्ञान के आधार पर पूरी ऑपरेशन योजना को बदलना खतरनाक है। मैं जिम्मेदार हूं, आन्या ने दृढ़ता से बीच में ही काट दिया। उसने फिर विक्रम की ओर रुख किया। तो विकल्प क्या है? अगर तुम नेतृत्व कर रहे होते तो तुम कैसे पहुंचते? स्थिति अब उलट गई थी। सभी की निगाहें विक्रम पर केंद्रित थीं। बिना डरे उसने नक्शे पर एक और बिंदु की ओर इशारा किया। समुद्री घुसपैठ टीम स्टर्न से नहीं, बल्कि जहाज के बाईं ओर के मध्य से पहुंचेगी, जो धाराओं से बहुत कम प्रभावित होती है। इस क्षेत्र में पतवार की संरचना के कारण एक अंधा स्थान भी है, इसलिए दुश्मन द्वारा पता लगाए जाने की संभावना कम है। लेकिन यह मार्ग हवाई घुसपैठ टीम के साथ पार हो सकता है, इसलिए प्रवेश का समय सेकंड तक बहुत सटीक रूप से सिंक्रनाइज किया जाना चाहिए। यह एक बहुत अधिक कठिन योजना थी और अधिक उन्नत सहयोग की मांग करती थी, लेकिन अगर यह सफल होता तो यह ऑपरेशन को पूरा करने का एक सुरक्षित और तेज तरीका था। आन्या ने एक पल के लिए उसकी योजना की समीक्षा की और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ऐसा ही करो। संशोधित ऑपरेशन योजना को तुरंत हर टीम को वितरित करो। अंतिम समन्वय घुसपैठ के समय से 5 मिनट पहले पूरा हो जाना चाहिए। समाप्त। आन्या के आदेश पर सदस्य तेजी से आगे बढ़े। ब्रीफिंग रूम छोड़ते समय आन्या विक्रम के पास से गुजरी और धीमी आवाज में कहा, इस बार भी तुम बेहतर सही हो, भारतीय। उसके शब्दों में एक हल्की चेतावनी के साथ साथ उस पर गहरा विश्वास भी था। विक्रम ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वे अब सिर्फ प्रशिक्षण भागीदार नहीं थे, वे सच्चे साथी बन गए थे, जिन्हें एक दूसरे की पीठ की रक्षा करनी थी और अपनी जान जोखिम में डालनी थी। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होने का अलार्म बजा, दोनों ने अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व किया और अंधेरे में कूद पड़े। ऑपरेशन बिना किसी दोष के चला। विक्रम की भविष्यवाणी सही थी। जहाज का बायां हिस्सा, जिसे उसने इंगित किया था, वास्तव में धाराओं से लगभग अप्रभावित था और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था। तटरक्षक टीम बिना किसी आवाज के जहाज के पास पहुंचने और घुसपैठ करने में सफल रही। लगभग उसी समय आन्या के नेतृत्व में हवाई घुसपैठ टीम भी हेलीकॉप्टर से रस्सियों का उपयोग करके नीचे उतरी और निर्धारित स्थिति को सुरक्षित कर लिया। अल्फा टीम, लक्ष्य सुरक्षित। समाप्त। ब्रावो टीम, जहाज में प्रवेश करने में सफल। समाप्त। दोनों टीमों से रेडियो के माध्यम से सुनाई देने वाली रिपोर्टें लगभग एक साथ थीं। एक साथ घुसपैठ और एक साथ थीं और एक साथ घुसपैठ। सेकंड तक पूरी तरह से गणना की गई। आन्या ने मन ही मन प्रशंसा की। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि विक्रम का निर्णय सही था। जो ऑपरेशन उसके कठोर निर्देशों के तहत शुरू हुआ था, वह अब विक्रम पर उसके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहा था। जहाज के अंदर सफाई का ऑपरेशन सुचारू रूप से चला।
एबीएफ टीम की बेहतर मारक क्षमता और तटरक्षक टीम की तेज और सटीक आंतरिक पैंतरेबाजी की क्षमता पूरी तरह से एकीकृत हो गई। वे एक ऐसी टीम की तरह चले जो लंबे समय से एक साथ प्रशिक्षण ले रही थी। हालांकि अलग अलग भाषाओं और युक्तियों का उपयोग करते हुए वे केवल आंखों के संपर्क और हाव भाव से एक दूसरे के इरादों को समझ गए। विक्रम सबसे आगे नेतृत्व करते हुए जहाज के अंदरूनी हिस्से में आगे बढ़ा। जहाज के संकरे और जटिल गलियारे खतरनाक स्थान थे। जहां दृष्टि बहुत सीमित थी, वह एक दीवार से सटकर खड़ा हो गया और कोने के पीछे की स्थिति की जांच करने के लिए एक छोटा सा आईना निकाला। ठीक उसी क्षण सावधान, आन्या की तत्काल चीख ने रेडियो की चुप्पी को तोड़ दिया। जहाज के डेक से वह पूरी स्थिति की निगरानी कर रही थी और उस गलियारे पर नजर रख रही थी जहां विक्रम की टीम खिड़की के माध्यम से घुसी थी। उसकी आंखों ने एक काल्पनिक आतंकवादी की आकृति को पकड़ा जो गलियारे के अंत में एक वेंटिलेशन कवर के पीछे छिपा हुआ था, अपनी बंदूक ताने हुए था। एक आदर्श अंधा स्थान जिसे आईने से नहीं देखा जा सकता था। उसकी चीख सुनकर विक्रम सहज रूप से कूद गया। लगभग उसी समय खाली गोलियों की आवाज आई और दीवार से टुकड़े बिखर गए। ठीक उसके बगल में रेफरी के फैसले से उसे गोली लग गई थी। अगर यह एक वास्तविक स्थिति होती तो यह एक महत्वपूर्ण क्षण होता जो घातक हो सकता था। विक्रम फर्श पर लुढ़क गया और तुरंत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग तो खत्ता संबद्ध था, वेंटिलेशन के पीछे आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। हालांकि स्थिति यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पीछे चल रहे उसकी टीम के सदस्य अचानक गोलीबारी से भ्रमित हो गए। ठीक उसी क्षण केबिन का दरवाजा खुला और अधिक आतंकवादी सामने आए। एक पल में तटरक्षक टीम दुश्मनों के बीच घिर गई। धत्तेरे की, यह एक जाल है, विक्रम ने कवर लेते हुए चिल्लाया। यह स्थिति स्पष्ट रूप से प्रशिक्षकों द्वारा जानबूझकर बनाई गई सबसे खराब स्थिति थी। वे इस संकट से कैसे निपटते हैं, यह इस अभ्यास का एक प्रमुख मूल्यांकन तत्व था। अल्फा टीम, ब्रावो टीम घिर गई है, तुरंत समर्थन दें। आन्या ने डेक से घबराहट में आदेश दिया, लेकिन आतंकवादियों ने पहले ही भारी गोलीबारी से गलियारे के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। जबरन प्रवेश करने से दोस्ताना गोलीबारी का खतरा हो सकता था। उसका दिमाग जैसे खाली हो गया था। यह सोच कि विक्रम खतरे में है, उसके लिए अपनी शांति बनाए रखना मुश्किल बना रही थी। उसी समय विक्रम की शांत आवाज रेडियो के माध्यम से सुनाई दी। अल्फा टीम, अंदर मत आओ, अपनी स्थिति बनाए रखो। इसके बजाय कार्गो डिब्बे नंबर 3 की बाहरी दीवार को उड़ा दो। मैं तुम्हें निर्देशांक भेजूंगा। क्या? कार्गो डिब्बे की बाहरी दीवार? तुम्हारा क्या मतलब है? आन्या उसके इरादे को समझ नहीं पा रही थी। कार्गो डिब्बे नंबर 3 उस गलियारे के विपरीत दिशा में था जहां वे घिरे हुए थे। उसके बगल में मेजर डेविड चिल्लाया, कैप्टन, यह एक पागलपन भरा विचार है। हमें अभी गलियारे के प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने के लिए अपनी मारक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं, आन्या ने विक्रम की आवाज पर भरोसा करने का फैसला किया। इस समय नीचे उस नरक जैसी स्थिति के बीच में जो व्यक्ति सबसे सटीक निर्णय ले सकता था, वह विक्रम ही था। उसने फैसला किया, कमांडर विक्रम, मुझे तुम पर भरोसा है। 5 सेकंड में विस्फोट, तैयार रहो। आन्या ने तुरंत टीम को आदेश दिया। उल्टी गिनती शुरू हुई। 5, 4, 3, 2, 1, बूम। एक भयानक विस्फोट ने पूरे जहाज को हिला दिया। कार्गो डिब्बे नंबर 3 की बाहरी दीवार फट गई, जिससे घना काला धुआं निकलने लगा। गलियारे को अवरुद्ध करने वाले आतंकवादियों का ध्यान एक साथ विस्फोट की दिशा में चला गया। ठीक उसी क्षण जब उनका ध्यान भटक गया, विक्रम और उसकी टीम एक साथ अपने कवर से बाहर कूद पड़े। उनके हाथों में स्टन ग्रेनेड थे। स्टन ग्रेनेड की एक श्रृंखला ने संकरे गलियारे को रोशन कर दिया, जिससे आतंकवादी एक पल के लिए अपनी दृष्टि और श्रवण शक्ति खो बैठे। तटरक्षक टीम ने उस अवसर को नहीं गंवाया। वे बिजली की गति से आगे बढ़े। एक पल में गलियारे में सभी दुश्मनों को निष्क्रिय कर दिया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद आन्या ने हांफते हुए रेडियो पर चिल्लाया, स्थिति नियंत्रण में। ब्रावो टीम, स्थिति रिपोर्ट करो। एक पल बाद बारूद की तीव्र गंध के बीच विक्रम की आवाज सुनाई दी, कोई हताहत नहीं, मिशन पूरा हुआ। आपके त्वरित निर्णय के लिए धन्यवाद, कैप्टन। उसके अंतिम शब्दों ने आन्या को लगभग कमजोर कर दिया। उसने राहत की सांस ली। विक्रम ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया था।
अत्यधिक दबाव में शांत निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत नेतृत्व, और उसने खुद उसकी आवाज पर भरोसा करके एक साहसिक निर्णय लिया था। दोनों अब एक आदर्श साथी बन गए थे जो एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे। अभ्यास की समाप्ति का संकेत देने वाला सायरन लंबा बजा। पसीने और बारूद की गंध से भरे शरीर के साथ दोनों ने बिना किसी शब्द के रेडियो के माध्यम से एक दूसरे की सांसें सुनी। सभी अभ्यासों के समाप्त होने के बाद लंबे और कठिन संयुक्त अभ्यास के पूरा होने का जश्न मनाने और जल्द ही अपने अपने पदों पर लौटने वाले कर्मियों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए जहाज पर एक साधारण विदाई पार्टी आयोजित की गई थी। भोजन कक्ष खुशी से भरा हुआ था। सादे कपड़ों में कर्मियों ने कठोर वर्दी के बजाय राष्ट्रीयता या पद की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से घुल मिल गए। विक्रम अपने साथियों के साथ एक मेज पर बैठा शांति से खा रहा था। एबीएफ के कर्मी जो इस अभ्यास के दौरान सतर्क और उसे कम आंक रहे थे, अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास आए, उसके कंधे पर थपथपाया और उसे पीने की पेशकश की। खासकर वे जिन्होंने अंतिम संयुक्त अभ्यास में उसकी कार्रवाई को सीधे देखा था, उन्होंने अंतहीन प्रशंसा की। कमांडर, तुम सच में महान थे। तुम्हारा अंतिम निर्णय शानदार था। बाद में तुम्हें हमारी इकाई में एक विशेष व्याख्यान देने के लिए आना होगा। बहुत से दोस्त तुम्हारी रणनीति सीखना चाहते हैं। विक्रम ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया और उनके द्वारा दी गई ड्रिंक स्वीकार कर ली। वह इस तरह के भीड़ भरे माहौल का आदी नहीं था। उसकी निगाहें अनजाने में पार्टी के एक कोने की ओर गईं। वहां अन्य दूसरे ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से बात कर रही थी। उसने एक सुरुचिपूर्ण काली पोशाक पहनी थी। उसके बाल, जो आमतौर पर करीने से बंधे होते थे, अब स्वाभाविक रूप से खुले थे। एक अपरिचित दृश्य, लेकिन उसके लिए बहुत उपयुक्त था, किसी भी वर्दी से अधिक। जैसे कि उसकी निगाहों को महसूस करते हुए आन्या ने मुड़कर देखा और उनकी आंखें मिलीं। उसने अपने आसपास के अधिकारियों से एक पल के लिए अनुमति मांगी और धीरे धीरे शराब का गिलास लेकर विक्रम की ओर चल दी। जैसे ही वह पास आई, विक्रम के आसपास के लोग जैसे किसी वादे के तहत धीरे धीरे हट गए। एक पल में उनके बीच एक अजीब जगह बन गई। तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो, जबकि तुम मुख्य सितारे हो? आन्या ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा और उसके बगल में बैठ गई। उससे एक कोमल इत्र की सुगंध आ रही थी। विक्रम के लिए, जो बारूद और समुद्र की गंध का आदी था, यह एक अजीब लेकिन सुखद सुगंध थी। मैं बस शांत जगह पर अधिक सहज हूं। मैं भी, आन्या ने धीरे से अपनी शराब पीते हुए जवाब दिया। एक पल के लिए एक आरामदायक सन्नाटा उन पर छा गया। पार्टी का शोर दूर से सुनाई दे रहा था। आन्या ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मैंने सुना है कि तुम कल सुबह जा रहे हो। हाँ, घर लौटने का आदेश है। अच्छा। आन्या की आवाज में निराशा थी। वह चुपचाप अपने शराब के गिलास में लाल तरल घुमा रही थी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। धन्यवाद के शब्द, माफी के शब्द और वे शब्द के उसने उससे बहुत कुछ सीखा था। ये सभी भावनाएं उसके मुंह में मिली जुली थीं। मैंने तुमसे तैराकी सीखने का वादा किया था। ऐसा लगता है कि वह वादा पूरा नहीं हो पाएगा। एक और मौका मिलेगा। विक्रम ने जैसे लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। आन्या ने अपना सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी शांत और गहरी पुतलियों में अपनी परछाई देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अब और संकोच नहीं कर सकती। विक्रम सिंह राठौर। पहली बार उसने उसे बिना पद के उसके नाम से बुलाया। विक्रम के कंधे थोड़े कांप गए। उस पहली रात की शर्त, क्या वह अभी भी लागू है? आन्या के अचानक सवाल ने विक्रम को अपनी आश्चर्य की अभिव्यक्ति छिपाने में असमर्थ कर दिया। यह एक ऐसा मामला था जिसे भूल जाने पर सहमति हो गई थी। आन्या ने उसकी प्रतिक्रिया पर कड़वी मुस्कान दी। गलत मत समझो, इसका मतलब उस समय से अलग है। मैं तुम्हारी कर्जदार हूं, मेरी जान और मेरे लोगों की जान। मैं बस इसे चुकाना चाहती हूं। उसके शब्द ईमानदार थे। अंतिम अभ्यास में अगर विक्रम नहीं होता तो वह और पूरी हवाई घुसपैठ टीम बड़े खतरे में पड़ सकती थी। वह उस कर्ज को चुकाना चाहती थी, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। वह बस इस आदमी को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी। विक्रम एक पल के लिए चुप रहा। उसका प्रस्ताव स्पष्ट रूप से एक ऐसा प्रलोभन था जिसे अस्वीकार करना मुश्किल था। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया। इसे कर्ज मत समझो। मैंने बस वही किया जो एक सैनिक के रूप में मुझे करना चाहिए था। नहीं,
मेरे लिए यह एक कर्ज है, इसीलिए मुझे इसे चुकाने का एक मौका दो। आन्या ने जोर दिया। वह उठी और विक्रम की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैं एक शांत जगह पर बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? उसका हाथ सफेद और पतला था, लेकिन उसके अंदर की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। विक्रम ने बारी बारी से उसके हाथ और उसके चेहरे को देखा। पार्टी का सारा शोर जैसे गायब हो गया था, केवल वे दोनों थे। वह अब उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं ढूंढ सका। शायद उसके दिल की गहराई में उसके भी वही विचार थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बड़ा और खुरदरा था, लेकिन गर्म था। जैसे ही उनके हाथ मिले, ऐसा लगा जैसे बिजली का एक प्रवाह बह रहा हो। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। उनकी नजरों में अब कोई स्वाभिमान की लड़ाई या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। इसके बजाय एक मजबूत आकर्षण और एक अज्ञात भविष्य की उम्मीद थी। दूसरों की नजरों को पीछे छोड़ते हुए दोनों चुपचाप पार्टी के कमरे से निकल गए। आन्या का कमरा सरल और साफ सुथरा था, एक सैनिक की तरह। सभी सामान अपनी जगह पर रखे हुए थे, लेकिन खिड़की पर एक छोटा सा फूलदान या मेज पर एक पारिवारिक तस्वीर उसके मानवीय पक्ष को दिखाती थी। उसने विक्रम को एक कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, जबकि वह खुद बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। पार्टी के कमरे से भी गहरा सन्नाटा उन पर छा गया। कुछ पियोगी? अभी भी थोड़ी शराब बची है? आन्या ने अजीबोगरीब स्थिति को तोड़ते हुए पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं धन्यवाद, मैं पीने में अच्छा नहीं हूं। आश्चर्य, मुझे लगा कि तुम जैसे आदमी पीने में भी माहिर होंगे। उसके शब्दों में हल्की सी हंसी थी। तनाव थोड़ा कम होता दिख रहा था। आन्या उठी और खिड़की के पास गई। बाहर अंतहीन रात का समुद्र फैला हुआ था। काले मखमल पर टूटी हुई चांदनी का दृश्य बहुत सुंदर था। तुम उस समुद्र को देखकर क्या सोचते हो? आन्या ने बाहर देखते हुए पूछा। मैं एक मां के बारे में सोचता हूं। विक्रम का जवाब अप्रत्याशित था। एक ऐसी आकृति जो सब कुछ गले लगाती है, लेकिन कभी कभी सब कुछ छीन भी लेती है। इसीलिए मैं हमेशा डरता हूं और साथ ही उसे याद भी करता हूं। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी जो केवल उस व्यक्ति के पास हो सकती है जो समुद्र के साथ रहा हो। उसके शब्दों से आन्या थोड़ा अनुमान लगा सकती थी कि उसने कितने कठिन समय से गुजरा होगा। वह उसके और करीब आना चाहती थी। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूं, विक्रम सिंह राठौर। तुम किस तरह के व्यक्ति हो? तुम में ऐसी शक्ति कैसे है? विक्रम एक पल के लिए झिझका। वह अपनी कहानी दूसरों को बताने का आदी नहीं था, लेकिन अजीब तरह से उसे लगा कि वह इसे आन्या को बता सकता है। उसने शांति से अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। बचपन में समुद्र में अपने पिता को खोने की कड़वी यादें, वह क्षण जब उसने अपने दुहक को दूर करने के लिए तटरक्षक बल में शामिल होने का फैसला किया और एक विशेष इकाई के सदस्य के रूप में उसका जीवन जो कई बार मौत के कगार से गुजरा। उसकी कहानी सपाट थी, लेकिन उसमें एक गहरा दुहक और उसे दूर करने की एक मजबूत इच्छा शक्ति थी। आन्या ने सांस रोककर उसकी कहानी सुनी। अब वह जान गई थी कि विक्रम की शक्ति कहां से आती है। यह कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी आन्या की परिवार के बीच कर रहे हैं, बल्कि घावों और उन्हें दूर करने के संघर्ष से भरे समय का परिणाम थी। विक्रम की कहानी समाप्त होने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आन्या उसके पास आई और सावधानी से अपना हाथ विक्रम के हाथ पर रखा। उसके हाथ पर खुरदुरे निशान ने उसके दिल को दुखी कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। नहीं, यह ठीक नहीं है। आन्या ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना शरीर विक्रम की ओर घुमाया। उनके चेहरे अब बहुत करीब थे। उसकी नीली आंखें चांदनी में रहस्यमय रूप से चमक रही थीं। मैं भी अपनी कहानी बताऊंगी। मैं चाहती हूं कि तुम इसे सुनो। उसने अपनी कहानी शुरू की। उसका बचपन एक सैन्य परिवार में पैदा हुआ था और हमेशा एक लड़के की तरह मजबूत होने की उम्मीद की जाती थी। उसका सैन्य जीवन जहां उसे एक महिला होने के कारण भेदभाव और पूर्वाग्रह से लड़ना पड़ा। अतीत जहां उसे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा और सिर्फ अपनी क्षमता से सब कुछ साबित करने के लिए कठोरता से जीना पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक मजबूत महिला अधिकारी के पीछे का कमजोर पक्ष पहली बार सामने आया था। विक्रम ने चुपचाप उसकी कहानी सुनी। उसने उसके कंधे को नहीं पकड़ा या जल्दबाजी में सांत्वना के शब्द नहीं दिए। उसने बस उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया, जैसे कि वह उसके सारे दर्द को समझ रहा हो। बस इतना ही आन्या को काफी सांत्वना महसूस हुई।
उन्होंने लंबे समय तक बात की, एक दूसरे के घावों को साझा करते हुए, एक दूसरे के दर्द को मरहम लगाते हुए। हालांकि उनकी राष्ट्रीयता, भाषा और पृष्ठभूमि अलग अलग थीं, उन्होंने महसूस किया कि वे एक ही तरह के अकेलेपन वाले लोग थे। यह समानता कि वे अकेले लड़े थे, खुद को कई बार शीर्ष पर पहुंचने के लिए कोड़े मारे थे, उस समानता ने उन्हें मजबूती से अपनी ओर खींचा। अनजाने में अन्या उसकी बाहों में रो पड़ी। गर्म आंसू विक्रम के मजबूत सीने को भिगो रहे थे। विक्रम ने चुपचाप उसकी पीठ थपथपाई। उसका स्पर्श खुरदरा था, लेकिन किसी भी शब्द से ज्यादा गर्म उसके दिल को सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद आन्या ने अपना सिर उठाया। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने कांपते हाथों से विक्रम के गाल को छुआ। उस पहले दिन की शर्त, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगी, उसकी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई। मैं अब उस वादे को पूरा करना चाहती हूं। अब और शब्दों की जरूरत नहीं थी। विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और अपने होठों को आन्या के होठों से मिला दिया। समुद्र की नमकीन गंध और उसका इत्र मिल गए और उनकी गर्म सांसें एक हो गईं। यह विजेता और हारने वाले के बीच का चुंबन नहीं था, बल्कि एक गहरा और कोमल चुंबन था, एक दूसरे की आत्माओं को समझने और सांत्वना देने वाला। खिड़की के बाहर चांदनी शांति से उन दो लोगों पर चमक रही थी जिन्होंने एक नई शुरुआत की थी। अगली सुबह लाल सूरज अंडमान सागर के ऊपर उगा। विक्रम चुपचाप बिस्तर से उठा और अपने कपड़े पहने। उसके बगल में आन्या गहरी नींद में सो रही थी। शायद कठिन प्रशिक्षण और भावनात्मक उथल पुथल के कारण वह बहुत गहरी नींद में सो गई थी। विक्रम ने सावधानी से उसके माथे पर पड़े सुनहरे बालों को हटाया। सोते समय उसका चेहरा उसके सामान्य तीखे प्रभाव से अलग था, एक बच्चे की तरह इतना शांत लग रहा था। उसने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। पिछली रात एक सपने की तरह लगी, वह समय जब उन्होंने अपने सबसे गहरे घावों को साझा किया और पूरी तरह से एक हो गए। आन्या के माध्यम से उसने एक नई भावना महसूस की जिसे उसने महसूस नहीं किया था। यह सिर्फ वासना नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ, दया और उसे बचाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी की भावना थी। लेकिन अब जाने का समय था। उसने मेज पर एक कागज के टुकड़े पर एक संक्षिप्त संदेश छोड़ा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम फिर से मिल सकेंगे। कोई बड़ा वादा या सुंदर शब्द नहीं, लेकिन उस संक्षिप्त वाक्य में उसकी पूरी ईमानदारी थी। उसने आखिरी बार आन्या के चेहरे को देखा, फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जब विक्रम घाट पर पहुंचा तो उसके साथी पहले ही लौटने की तैयारी कर चुके थे। एक साथी ने, जिसने देखा कि उसका चेहरा सामान्य से थोड़ा अलग है, लापरवाही से पूछा, कमांडर, कोई अच्छी खबर है? विक्रम ने जवाब में केवल एक हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान का मतलब कोई नहीं जानता था। एक पल बाद तटरक्षक टीम को ले जा रहा हेलीकॉप्टर गड़गड़ाहट के साथ उड़ान भर गया। खिड़की से विक्रम चुपचाप दूर होते जा रहे ABF गश्ती जहाज को देखता रहा। कितना समय बीत चुका था। आन्या जगी और महसूस किया कि उसके बगल में बिस्तर खाली है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत उठ बैठी। कमरे में विक्रम का कोई निशान नहीं था, जैसे कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना था। एक खालीपन की भावना के साथ वह बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नजर मेज पर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम फिर से मिल सकेंगे। उसकी लिखावट उसके चरित्र की तरह साफ और मजबूत थी। आन्या ने उस कागज को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह दोहक के आंसू नहीं थे, यह कृतज्ञता और आशा से मिले गर्म आंसू थे। विक्रम ने कोई वादा थोपे बिना या उसे कोई बोझ दिए बिना शांति से छोड़ दिया था, लेकिन उसने जो संक्षिप्त वाक्य छोड़ा था उसने उसके दिल को किसी भी वादे से ज्यादा मजबूती से बांध दिया था। उस दिन से आन्या बदल गई। वह अभी भी एक दृढ़ और करिश्माई कमांडर थी, लेकिन अब पहले की तरह तेज और आक्रामक नहीं थी। अपने अधीनस्थों के प्रति उसका रवैया नरम हो गया था और उसने दूसरों की राय सुनना सीख लिया था। उसका सहायक मेजर डेविड उसके बदलाव को नोटिस करने वाला पहला व्यक्ति था। कैप्टन, आप हाल ही में बेहतर दिख रही हैं। क्या भारत में कुछ खास हुआ? आन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराया। मुझे एक बहुत ही खास प्रशिक्षण मिला, मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान प्रशिक्षण। उसकी निगाहें पूर्वी समुद्र पर टिकी थीं। समुद्र के पार उस आदमी के बारे में सोचते हुए हर सुबह वह समुद्र की दिशा में एक संक्षिप्त सलाम करती थी।
उससे फिर से मिलने का वादा करने के लिए उसका अपना अनुष्ठान। विक्रम भी अपनी दिनचर्या में लौट आया। भारत लौटने के बाद वह अभी भी विशेष इकाई का मुख्य आधार बना रहा। तटरक्षक बल चुपचाप खतरनाक अभियानों के अग्रिम पंक्ति में अपने मिशन को अंजाम दे रहा था। हालांकि उसके अंदर एक छोटा सा बदलाव था। आन्या की उपस्थिति के बाद से उसकी दुनिया में, जिसे वह हमेशा अकेला समझता था, कठिन प्रशिक्षण के बीच वह अक्सर उसे याद करता था। उसकी नीली आंखें, उसकी दृढ़ आवाज और उसका कमजोर पक्ष जो उसने केवल उसे दिखाया था, वह उसे याद करता था और उससे मिलना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। वे एक सैनिक के रूप में अपनी स्थिति, लंबी दूरी और वास्तविकता की दीवारों को अच्छी तरह से जानते थे जिनका वे सामना कर रहे थे। लेकिन वे जानते थे कि उनका रिश्ता यहीं खत्म नहीं होगा। जैसे समुद्र ने उन्हें मिलाया था, वैसे ही एक दिन समुद्र उन्हें फिर से मिलाएगा। समय बीतता गया। अंडमान सागर में लहरें लगातार तट से टकराती और टूटती रहीं, मानो वे एक दूसरे के लिए अपनी लालसा व्यक्त कर रही हों। दोनों अपने अपने स्थानों पर एक दूसरे को याद करते हुए और मजबूत और अधिक लचीले व्यक्ति बनते हुए बड़े हुए। उस दिन के बात करते हुए, उस दिन के एक दूसरे को याद करते हुए, लिए तैयारी करते हुए जब भाग्य उन्हें एक बार फिर परखेगा। 1 साल बिजली की गति से बीत गया। विक्रम और आन्या अभी भी अपने अपने पदों पर सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के रूप में प्रसिद्ध थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर संवाद नहीं करते हुए, वे कभी कभी समुद्री सुरक्षा समाचार या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से एक दूसरे के बारे में सुनते थे। आन्या को आधिकारिक तौर पर एबीएफ में सबसे कम उम्र की एडमिरल उम्मीदवार के रूप में एबीएफ में सबसे कम उम्र की एडमिरल उम्मीदवार के रूप में किया गया था। आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था। जब भी वे एक दूसरे की सफलता के बारे में सुनते थे तो वे खुश होते थे, जैसे कि यह उनकी अपनी सफलता हो। दूर से एक दूसरे को समर्थन भेजते हुए एक दिन दक्षिण पूर्व एशिया के जल में एक अभूतपूर्व संकट आया। एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ने एक तेल टैंकर का अपहरण कर लिया, उसे समुद्र में एक किले में बदल दिया और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों को अवरुद्ध करने की धमकी दी। आतंकवादियों ने जहाज पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगाए थे और धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे टैंकर को उड़ा देंगे, जिससे सबसे खराब समुद्री प्रदूषण आपदा होगी। घटना की गंभीरता को महसूस करते हुए संबंधित देशों की सरकारों ने एक आपातकालीन बैठक की और इस समस्या को हल करने के लिए एक संयुक्त विशेष बल बनाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया और भारत, जिनके पास समुद्री आतंकवाद से निपटने में सबसे अच्छी क्षमता थी, स्वाभाविक रूप से ऑपरेशन की रीढ़ बन गए और इस संयुक्त बल के संयुक्त कमांडरों के रूप में एबीएफ से पहली एडमिरल आन्या शर्मा और तटरक्षक बल से कर्नल विक्रम सिंह राठौर को नियुक्त किया गया। पदोन्नत हो चुकी आन्या और पदोन्नत हो चुके विक्रम के लिए यह एक भाग्यशाली पुनर्मिलन था। ऑपरेशन के मुख्यालय बने सैन्य अड्डे पर दोनों 1 साल बाद फिर से मिले। विक्रम अधिक प्रभावशाली लग रहा था, एक गहरी नजर और चौड़े कंधों के साथ। आन्या भी अपने छोटे सुनहरे बालों और अडिग आंखों के साथ एक अधिक मजबूत और अनुभवी जनरल का आभास दे रही थी। बहुत समय हो गया कर्नल विक्रम, बहुत समय हो गया एडमिरल शर्मा। दोनों ने हाथ मिलाया। जैसे ही उनके हाथ मिले, 1 साल पहले की गर्म सनसनी जैसे फिर से जीवित हो गई। लेकिन अब व्यक्तिगत भावनाओं में डूबने का समय नहीं था। पूरी दुनिया की नजरों में एक खतरनाक ऑपरेशन का नेतृत्व करने की भारी जिम्मेदारी, जहां विफलता स्वीकार्य नहीं थी, उनके कंधों पर दबाव डाल रही थी। ब्रीफिंग रूम में इकट्ठे हुए दोनों देशों के विशिष्ट सदस्यों के सामने दोनों ने संयुक्त ऑपरेशन ब्रीफिंग शुरू की। अपहृत टैंकर का नाम टाइटन था, एक सुपर विशाल टैंकर जिसका आकार एक विमान वाहक पोत के बराबर था। इसकी आंतरिक संरचना एक भूल भुलैया की तरह जटिल थी और आतंकवादियों ने मानव ढाल के रूप में जहाज के प्रमुख बिंदुओं पर बंधकों को अलग अलग रखा था। आतंकवादियों की संख्या लगभग 50 होने का अनुमान था। वे भारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने पूरे जहाज में रिमोट नियंत्रित बम लगाए थे। एक जल्दबाजी भरा दृष्टिकोण पूरे टैंकर को आग के समुद्र में बदल सकता था। स्पष्ट, आन्या ने ठंडी आवाज में कहा।
ब्रीफिंग रूम में हवा भारी हो गई। हमारा लक्ष्य केवल एक है, विक्रम ने जारी रखा। सभी बंधकों को सुरक्षित बचाना, आतंकवादियों को निष्क्रिय करना और टैंकर के विस्फोट को रोकना। इसके लिए हम 2 टीमों में विभाजित होंगे और एक साथ ऑपरेशन शुरू करेंगे। विक्रम ने फिर ऑपरेशन योजना की व्याख्या की। आन्या के नेतृत्व में ओमेगा टीम हेलीकॉप्टर से हवाई घुसपैठ करके पुल और इंजन कक्ष पर कब्जा करेगी, जिससे जहाज का नियंत्रण सुरक्षित हो जाएगा। विक्रम के नेतृत्व में अल्फा टीम मिनी पनडुब्बी के साथ पानी के नीचे घुसपैठ करके पतवार के नीचे विस्फोटक लगाएगी, ताकि आतंकवादियों के भागने के मार्ग को काट दिया जा सके और उस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सके जहां बंधकों को रखा गया था। यह 1 साल पहले के संयुक्त अभ्यास से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक संयुक्त ऑपरेशन था। ब्रीफिंग सुनने वाले सदस्यों के चेहरे तनावपूर्ण लग रहे थे। उसी समय एक ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी ने हाथ उठाया। एडमिरल, पानी के नीचे घुसपैठ बहुत जोखिम भरा है। बहुत संभावना है कि आतंकवादियों ने पतवार के नीचे सेंसर लगाए होंगे। अगर पता चल गया तो अल्फा टीम समुद्र के अंदर ही खत्म हो सकती है। अन्य सदस्य सहमत हुए। सभी विक्रम के जवाब का इंतजार करने लगे। विक्रम ने नक्शे पर एक बिंदु की ओर इशारा किया और शांति से जवाब दिया, मैंने टाइटन के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण किया है। पतवार के नीचे बीच में एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है। जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए समुद्री जल को खींचने और बाहर निकालने के लिए एक चैनल। यह एक अंधा स्थान है जहां कोई भी सेंसर नहीं लगाया जा सकता है। हम इस जगह से जहाज में घुसपैठ करेंगे। उसकी व्याख्या धारा प्रवाह थी और एक ऐसी खामी को इंगित करती थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। आन्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ विक्रम को देखा। सच में समुद्र के मामले में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसे उसकी योजना पर पूरा भरोसा था। अगर कोई और सवाल नहीं है तो ब्रीफिंग समाप्त होती है। प्रत्येक टीम अपने उपकरणों की फिर से जांच करे और निर्धारित स्थिति पर जाए। यह एक अभ्यास नहीं है, यह एक वास्तविक लड़ाई है जिसमें सभी की जान दांव पर है। सुनिश्चित करें कि आप सभी जीवित लौटें। आन्या के अंतिम शब्द ब्रीफिंग रूम में गंभीरता से गूंजे। सदस्यों के तितर बितर होने के बाद केवल आन्या कमरे में बची। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। 1 साल बीत चुका था, लेकिन वे अपनी आंखों से यह सुनिश्चित कर सकते थे कि एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं बिल्कुल नहीं बदली थीं। सुरक्षित लौटना, विक्रम, आन्या ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज अब एक कमांडर का आदेश नहीं थी, बल्कि एक महिला की सच्ची उम्मीद थी। आप भी? विक्रम ने संक्षेप में जवाब दिया और उसकी ओर चला गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे कसकर गले लगा लिया। कठोर बुलेट प्रूफ बनियान के पीछे वे एक दूसरे के धड़कते दिलों को महसूस कर सकते थे। 1 साल से उन्होंने जो लालसा और चिंता दबा रखी थी, वह एक साथ फूट पड़ी। एक बहुत ही संक्षिप्त आलिंगन, लेकिन उसमें हजारों शब्दों से अधिक गहरा अर्थ था। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की पीठ की रक्षा करने और सबसे खतरनाक समुद्र में कूदने के लिए तैयार थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, अंधेरे समुद्र के ऊपर विशाल टाइटन एक भूत की तरह तैर रहा था। विक्रम के नेतृत्व में अल्फा टीम मिनी पनडुब्बी के साथ बिना किसी आवाज के टाइटन के पतवार के नीचे पहुंची। सोनार से बचते हुए पनडुब्बी चलाना एक ऐसा काम था जिसमें उच्च स्तर के कौशल और एकाग्रता की आवश्यकता थी। विक्रम ने पनडुब्बी को बिना किसी दोष के चलाया और अंत में लक्ष्य बिंदु पर पहुंच गया। समुद्री जल प्रवेश द्वार, अल्फा लक्ष्य बिंदु पर। अब घुसपैठ शुरू करो। विक्रम की धीमी आवाज पानी के नीचे संचार उपकरण के माध्यम से ऑपरेशन मुख्यालय तक सुनाई दी। नियंत्रण कक्ष में आन्या अपनी नजरें बड़ी स्क्रीन से नहीं हटा पा रही थी, अपने सूखे होठों को काट रही थी। स्क्रीन अल्फा टीम के सदस्यों के हेलमेट पर लगे कैमरों से वास्तविक समय का वीडियो दिखा रही थी। संकरे और अंधेरे समुद्री जल प्रवेश द्वार से गुजरते और फिर विशाल पाइपों पर चढ़ते हुए सदस्यों का दृश्य सांस रोक देने वाला था। अल्फा टीम के सफल प्रवेश का संकेत मिलने के बाद आन्या ने तुरंत ओमेगा टीम को जाने का आदेश दिया। 2 स्टील्थ हेलीकॉप्टर बिना किसी आवाज के उड़ान भरे और टाइटन के ऊपर आसमान के करीब पहुंचे। ओमेगा 30 सेकंड में उतरना शुरू करो। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और तेज हवा के साथ टाइटन का डेक नीचे फैला हुआ था। आन्या ने सबसे आगे रस्सी पकड़ी। उसे वह पास करते हैं, लेकिन जो हमें साथ ही एक मुखान दिन याद आया
जब उसने 1 साल पहले विक्रम के साथ शर्त लगाई थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। वह अब अपनी क्षमता साबित करने के लिए नहीं कूद रही थी, वह कई लोगों की जान बचाने के लिए कूद रही थी, और एक ऐसे आदमी के लिए जो कहीं समुद्र के नीचे संघर्ष कर रहा था, जबकि ओमेगा टीम पुल पर धावा बोल रही थी। अल्फा टीम जहाज के सबसे निचले हिस्से से चुपचाप ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य क्रू केबिन क्षेत्र था, जहां बंधकों को रखा गया था। जटिल गलियारों और मार्गों से गुजरते हुए उन्होंने साइलेंसर वाले हथियारों से बिना किसी आवाज के मिलने वाले आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। सब कुछ योजना के अनुसार सुचारू रूप से चलता दिख रहा था, लेकिन जब वे उस केबिन क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां बंधकों को रखा गया था, तो उन्हें एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। आतंकवादियों ने प्रवेश द्वार को मोटी स्टील की अग्निरोधक दरवाजे से अवरुद्ध कर दिया था और लेजर सेंसर से लैस एक जटिल संरचना वाला बम लगाया था। दरवाजे को उड़ाने के प्रयास में एक छोटी सी गलती भी बंधकों की मौत का कारण बन सकती थी। मुख्यालय यह अल्फा है। बंधक क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक विशेष बम लगा है। बम निरोधक विशेषज्ञ की मदद चाहिए। विक्रम की आपातकालीन रिपोर्ट ने नियंत्रण कक्ष में माहौल को ठंडा कर दिया। बम निरोधक विशेषज्ञ को स्थान पर पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। उस समय में आतंकवादी बंधकों के साथ क्या करेंगे, यह कोई नहीं जानता था। धत्तेरे की समय नहीं है, आन्या ने चिंता से चिल्लाया। उसी समय एक ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी की आवाज संचार उपकरण के माध्यम से सुनाई दी। एडमिरल, टाइटन के मूल चालक दल में एक इंजीनियर है। हम उसे पुल पर सुरक्षित रख रहे हैं। वह जहाज की केबल संरचना के बारे में अच्छी तरह जानता है। मैं उसे कनेक्ट कर रहा हूं। एक पल बाद एक डरी हुई आवाज वाला एक अधेड़ व्यक्ति जुड़ा। हाँ, हेलो, मैं क्या मदद कर सकता हूं? विक्रम ने शांति से बम की संरचना, केबल के रंग और आसपास की विशेषताओं की व्याख्या की। इंजीनियर ने एक पल के लिए सोचा, फिर कांपती आवाज में इसे निष्क्रिय करने का तरीका बताना शुरू किया। वह बम संभवतः जहाज की आपातकालीन बिजली प्रणाली से जुड़ा है। यह एक जाल है। भले ही बम की मुख्य शक्ति काट दी जाए, आपातकालीन शक्ति तुरंत आपूर्ति करेगी और इसे विस्फोट कर देगी। पहले, क्षेत्र 3 में बैकअप पावर ब्रेकर को बंद करो। लेकिन अगर वह बंद हो गया तो गलियारे की सभी लाइटें बंद हो जाएंगी और केवल आपातकालीन लाइटें जलेंगी। समझ गया? फिर केबल को काटना होगा। नीली और हरी केबल को एक साथ काटना होगा। अगर 0.1 सेकंड का भी समय अंतर होता है तो बम फट जाएगा। 2 केबल को एक साथ काटने की बात सुनकर टीम के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए। यह एक ऐसा काम था जिसे मानव हाथों से करना लगभग असंभव था। सभी ने निराश भाव से विक्रम को देखा। वह अपने विचारों में डूब गया। समय बीतता जा रहा था। उसी समय विक्रम ने जैसे कोई फैसला कर लिया हो, अपने 2 सदस्यों को बुलाया। जब मैं संकेत दूं तो एक व्यक्ति नीली केबल काटे, दूसरा हरी केबल एक साथ। अभ्यास के लिए समय नहीं है। सब कुछ मेरे संकेत पर भरोसा करो। यह एक बड़ा दांव था। हालांकि उसे अपने सदस्यों की क्षमता पर भरोसा था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में उस काम को सही समय पर सफलतापूर्वक कर पाएंगे। नियंत्रण कक्ष से सब कुछ देख रही आन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। अनजाने में उसने अपने दोनों हाथों को मिलाया और प्रार्थना की। विक्रम बम के सामने झुका और अपने दोनों सदस्यों के कंधों पर अपना हाथ रखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस को नियंत्रित किया। उसके सिर में केवल एक ही विचार था, सभी को बचाने के लिए सफल होना होगा। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और संक्षेप में और दृढ़ता से चिल्लाया, अब। दोनों टीम के सदस्यों के कट्टर धातु की क्लिक की आवाज के साथ बिजली की गति से चले। नीली और हरी केबल एक साथ कट गईं। कुछ नहीं हुआ। बम की लाल बत्ती झिलमिलाती रही और फिर बुझ गई। सफल, एक सदस्य चिल्लाया। सबने राहत की सांस ली। नियंत्रण कक्ष में जयकारे गूंज उठे। आन्या अपनी कुर्सी पर कमजोर होकर बैठ गई। उसके गालों पर गर्म आंसू बह रहे थे। विक्रम ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया था। बम को निष्क्रिय करने और अग्निरोधक दरवाजे के खुलने के बाद अल्फा टीम ने तेजी से केबिन में प्रवेश किया और बंधकों की रखवाली कर रहे आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। डरे हुए बंधकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और अल्फा टीम के नियंत्रण में एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाने लगा। उसी समय आन्या के नेतृत्व में ओमेगा टीम, जिसने पुल पर कब्जा कर लिया था,
ने भी इंजन कक्ष को सुरक्षित कर लिया था और जहाज का पूरा नियंत्रण ले लिया था। अब जो बचा था वह आतंकवादी संगठन के नेता को पकड़ना था, जो जहाज के सबसे गहरे हिस्से इंजन कक्ष में छिपा हुआ था और टैंकर को उड़ाने की धमकी दे रहा था। अल्फा, ओमेगा सभी बंधक सुरक्षित हैं। अब हम एक साथ लक्ष्य बिंदु इंजन कक्ष में प्रवेश करेंगे। लक्ष्य को जीवित पकड़ा जाना चाहिए। यदि वह विरोध करता है तो मौके पर गोली मारने की अनुमति है। आन्या के आदेश पर दोनों टीमें अलग अलग मार्गों से इंजन कक्ष की ओर बढ़ीं। विशाल इंजनों और जटिल पाइपों से भरा इंजन कक्ष एक राक्षस के दिल की तरह महसूस हो रहा था, जो एक उदास और खतरनाक आभा बिखेर रहा था। विक्रम और आन्या अपनी अपनी टीमों के सबसे आगे सावधानी से अंदर घुसे। इंजन कक्ष के बीच में एक विशाल टरबाइन के ऊपर आतंकवादी संगठन का नेता एक हाथ में एक डेटोनेटर के साथ खड़ा था। उसने उन्हें पागलपन से भरी आंखों से स्वागत किया। उसके चारों ओर दर्जनों बम लगे हुए थे। एक बहुत ही गंभीर स्थिति, जहां एक चिंगारी भी पूरे टैंकर को उड़ा सकती थी। पास मत आना, एक और कदम और हम सब एक साथ नरक में जाएंगे। उसकी धमकी ने सभी सदस्यों को अपनी जगह पर रोक दिया। एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। विक्रम और आन्या ने एक दूसरे को देखा। हिंसा से उसे निष्क्रिय करना बहुत खतरनाक था। उन्हें बात करके समय निकालना और उसका पाच को देखा। ध्यान भटकाना था। आन्या ने सबसे पहले बात शुरू की। आत्मसमर्पण कर दो, अब भागने की कोई जगह नहीं है। उस डेटोनेटर को नीचे रखो और हम तुम्हारी जान बचाएंगे। चुप रहो, मैं तुम जैसे पाखंडियों की बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरा एकमात्र उद्देश्य इस सड़ी हुई दुनिया का न्याय करना है। वह अपना अंगूठा डेटोनेटर के बटन पर रखते हुए होश खोकर चिल्लाया। सबने अपनी सांस रोक ली। ठीक उसी क्षण विक्रम ने उससे धीमी आवाज में बात की। तुम करीम हो, है ना? विक्रम के शब्दों ने आतंकवादी नेता की आंखें। करीम उसका असली नाम था, वह नाम जो उसने इंटरपोल की वांछित सूची में देखा था। कैसे? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने सुना है कि तुम्हारा गृहनगर एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। तुमने एक टैंकर दुर्घटना से तेल रिसाव के कारण अपने परिवार और पूरे गांव को खो दिया। विक्रम ने उसके दर्दनाक अतीत का उल्लेख करके उसके दिल को हिलाना शुरू कर दिया। तो तुम बदला लेना चाहते हो, उसी तरह से जिसने तुम्हारे परिवार को मार डाला, इतने सारे निर्दोष लोगों का बलिदान देकर? चुप रहो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? करीम दर्द में चिल्लाया। उसकी आंखें गहरे गुस्से और दुहक से भरी थीं। विक्रम धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। मैं जानता हूं, मैंने भी समुद्र में अपने पिता को खो दिया था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गुस्से और नुकसान का दर्द कितना बड़ा होता है, लेकिन बदला केवल और बदला पैदा करेगा। तुम जो अब करने जा रहे हो वह कुछ ऐसा है जो तुम्हारा परिवार कभी नहीं चाहेगा। विक्रम के ईमानदार शब्दों ने करीम के हाथों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में नफरत की मजबूत दीवार ढहने लगी। जबकि विक्रम समय निकाल रहा था, आन्या ने ओमेगा टीम के स्नाइपर को इशारा किया। स्नाइपर ने अपनी साइलेंसर वाली राइफल उठाई और करीम के हाथ में डेटोनेटर पर निशाना साधा। ठीक उसी क्षण जब करीम का ध्यान पूरी तरह से विक्रम पर था, एक तेज गोली की आवाज आई। करीम के हाथ में डेटोनेटर हवा में उछल गया। उसी समय विक्रम बिजली की गति से कूदा और उस पर झपट पड़ा। दोनों फर्श पर लुढ़क गए और अन्य टीम के सदस्यों ने एक साथ हमला किया और उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। स्थिति एक पल में समाप्त हो गई। सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और जहाज पर लगे बमों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया को धमकी देने वाला सबसे खराब समुद्री आतंकवाद संकट अंततः दोनों कमांडरों के सही सहयोग और साहसिक निर्णयों के कारण समाप्त हो गया। इंजन कक्ष में शोर कम हो गया। पसीने और तेल से लथपथ विक्रम और आन्या ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। वे जीवन और मृत्यु के बीच एक और खाई पार कर चुके थे। इस बार संकोच करने की कोई जरूरत नहीं थी। आन्या उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। विक्रम ने भी उसके आलिंगन का मजबूती से जवाब दिया। उनके पीछे उनके साथियों की गर्म तालियां और जयकारे गूंज रहे थे। ऑपरेशन के सफल होने के बाद संयुक्त बल को भंग कर दिया गया। देश के नेताओं ने दोनों कमांडरों की वीरतापूर्ण कार्रवाई की प्रशंसा की और दुनिया के मीडिया ने उनकी कहानी को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया। लेकिन आन्या के लिए ऐसी चीजें महत्वपूर्ण नहीं थीं। वे केवल इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्हें फिर से अलग होना था। प्रस्थान से एक रात पहले
आन्या विक्रम के कमरे में आई। वह क्षण उसे 1 साल पहले गश्ती जहाज पर की रात की याद दिला गया, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। अब कोई अजीबोगरीब स्थिति या झिझक नहीं थी। दोनों एक पुराने प्रेमी जोड़े की तरह एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कल तुम जा रहे हो? आन्या ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। इस बार तुमसे फिर से मिलने के लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? 1 साल या 10 साल? मुझे नहीं पता। विक्रम के जवाब ने आन्या को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। दोनों जानते थे कि एक सैनिक के रूप में उनकी स्थिति और उनके द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगी। वे यह जानने के लिए अभिशप्त थे कि वे फिर कब मिलेंगे। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकते? आन्या ने आवेग में कहा। एबीएफ को तुम जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। मैं गारंटी दे सकती हूं कि तुम्हें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। हम ऑस्ट्रेलिया में एक साथ एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उसका प्रस्ताव बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि विक्रम ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरे पास एक समुद्र और एक मातृभूमि है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। जैसे तुम अपनी स्थिति नहीं छोड़ सकती। उसके शब्द सही थे। आन्या की भी एक एडमिरल उम्मीदवार के रूप में एबीएफ का नेतृत्व करने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वह उसे अपने स्वार्थ के लिए बलिदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। एक वास्तविकता की दीवार थी जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। क्या उन्हें इस तरह अलग हो जाना चाहिए? हालांकि एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं इतनी स्पष्ट थीं। क्या उन्हें सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? आन्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह अपना कमजोर पक्ष नहीं दिखाना चाहती थी और अपना चेहरा घुमा लिया। उसी समय विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म और मजबूत था। उसने आन्या के शरीर को अपनी ओर घुमाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे इंतजार करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारा रास्ता नहीं रोकना चाहता। उन शब्दों ने आन्या का दिल तोड़ दिया। हालांकि विक्रम ने जारी रखा, इसके बजाय मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या? आन्या को जो सुनाई दिया उस पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब मैं अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लूंगा और एक साधारण व्यक्ति बन सकूंगा, उस समय मैं तुम्हें खोजूंगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से खोज लूंगा। तो क्या तुम उस समय तक मुझे बिना भूले मेरा इंतजार कर सकती हो? यह दुनिया का सबसे ईमानदार और तत्काल वादा था। पहली बार विक्रम ने आन्या को अपना पूरा दिल दिखाया। उसकी आंखों में एक अटूट ईमानदारी झलक रही थी। आन्या अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह एक छोटे बच्चे की तरह उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने उसे बिना कुछ कहे गले लगा लिया। अगली सुबह हवाई अड्डे के रनवे पर दोनों ने विदाई ली। हालांकि वह जगह भीड़ भरी थी। उनकी दुनिया जैसे रुक गई थी। मैं नहीं भूलूंगी। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक कि तुम मुझे खोजने नहीं आ जाते। आन्या ने कांपती आवाज में कहा। अपना ख्याल रखना और दुनिया की सबसे महान एडमिरल बनना। विक्रम ने उसके गाल पर आंसू पोंछते हुए कहा। फिर आखिरी बार उसने उसके माथे पर संक्षेप में और कोमलता से चूमा। विदाई का चुंबन और फिर से मिलने की शपथ। विक्रम को ले जा रहा विमान उड़ान भर गया। आन्या अपनी जगह से तब तक नहीं हिली जब तक कि विमान पूरी तरह से नजरों से ओझल नहीं हो गया। उनका प्यार एक बार फिर एक लंबे इंतजार की शुरुआत कर रहा था, लेकिन वे दुखी नहीं थे। उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति एक मजबूत विश्वास और यह उम्मीद थी कि एक दिन वे फिर मिलेंगे। अंडमान सागर के नीले रंग की तरह गहरा और अपरिवर्तनीय प्यार। कई साल बीत गए। दुनिया बहुत बदल गई, लेकिन दोनों का जीवन बहुत अलग नहीं था। आन्या, जैसा कि वादा किया गया था, एबीएफ के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला एडमिरल बन गई। उसने अपने नेतृत्व और ठंडे निर्णय के कारण संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और सभी द्वारा सम्मानित एक कमांडर बन गई। हालांकि उसकी शानदार सफलता के पीछे उसका दिल हमेशा खाली महसूस होता था। हर रात वह पूर्वी समुद्र को देखती, विक्रम को याद करती। वह अनिश्चितता के बिना इंतजार करती रही, केवल विक्रम द्वारा छोड़े गए एक वादे पर टिकी हुई थी। विक्रम भी तटरक्षक बल में एक जीवित किंवदंती बन गया था। उसने कई खतरनाक अभियानों को सफलता की ओर अग्रसर किया, कई जानें बचाईं और अपने कनिष्ठों द्वारा सम्मानित एक नेता बन गया। हालांकि उसके दिल का एक कोना भी हमेशा खाली था। वह एक पल के लिए भी आन्या को नहीं भूला था। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतारकर उससे मिलने के लिए दौड़ सकेगा।
एक सर्दियों में विक्रम समुद्र में एक बचाव अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। एक तूफान के बीच में एक उलटी हुई मछली पकड़ने वाली नाव को बचाते समय वह एक बड़ी लहर से बह गया और जहाज के पतवार से टकरा गया। सौभाग्य से वह बच गया, लेकिन उसके पैर अब पहले की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते थे। एक घातक चोट, जिसका मतलब था एक विशेष इकाई के सदस्य के रूप में उसके करियर का अंत। एक लंबे पुनर्वास के बाद वह बिस्तर से उठ सका, लेकिन उसका लंगड़ा पैर जीवन भर का निशान बन गया। उसने अंततः अपनी प्यारी वर्दी उतारने का फैसला किया। हालांकि उसके साथियों और वरिष्ठों ने उसे मनाया, उसे लगा कि उसका समय समाप्त हो गया है। वह अब विक्रम सिंह राठौर तटरक्षक विशेष इकाई का मुख्य आधार नहीं था। वह केवल राठौर था, एक साधारण नागरिक। सेवानिवृत्ति के बाद उसने सब कुछ समेटा और अपने गृहनगर तट पर एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में लौट आया। उसने एक छोटा सा घर लिया और शांति से रहता था। हर दिन समुद्र को देखता था। लोग उसे युद्ध से लौटे एक घायल नायक के रूप में मानते थे, लेकिन वह केवल एक साधारण पड़ोसी के रूप में जीना चाहता था। उसके दिल में एक गहरी निराशा थी। उसे आन्या से किया अपना वादा याद आया, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन अब वह उस वादे को पूरा नहीं कर सकता था। अपने लंगड़े पैर और अपनी दयनीय उपस्थिति के साथ उसे आन्या के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, जो दुनिया में सबसे शानदार स्थिति पर पहुंच चुकी थी। वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वह उसकी यादों में सबसे मजबूत और वीर व्यक्ति के रूप में याद किया जाना चाहता था। उसने आन्या से संपर्क नहीं किया, उसने अपनी खबर नहीं बताई। वह केवल दूर से ही आन्या की खुशी की कामना करता था। इस तरह उसने खुद को दुनिया से और उस महिला से अलग कर लिया जिसे वह प्यार करता था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में आन्या को देर से पता चला कि विक्रम घायल हो गया था और सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो गया था। यह खबर तटरक्षक बल के साथ आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से दी गई थी। जब उसने यह खबर सुनी तो आन्या की दुनिया ढह गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि विक्रम कितना नुकसान और दर्द महसूस कर रहा होगा, और वह यह भी अनुमान लगा सकती थी कि उसने उससे संपर्क क्यों नहीं किया। वह उसके स्वाभिमान और उसकी देखभाल की भावना से प्यार करती थी, जो कभी कभी मूर्खतापूर्ण लगती थी। आन्या एक पल के लिए झिझकी। क्या यह सही होगा अगर वह उसे अब खोजे? क्या विक्रम उसे अस्वीकार नहीं करेगा? लेकिन उसने जल्द ही अपना मन बना लिया। विक्रम ने उसे खोजने आने का वादा किया था। अब उसे खोजने की उसकी बारी थी। चाहे उसकी कैसी भी उपस्थिति हो, भले ही वह एक ऐसा पक्षी बन गया हो जो अब उड़ नहीं सकता, उसके लिए विक्रम दुनिया में एकमात्र प्यार था। उसने अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए और एक लंबी छुट्टी ले ली। किसी को बताए बिना वह अकेले ही भारत के लिए एक विमान में सवार हो गई। यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि विक्रम तट पर एक छोटे से गांव में रहता था। एक हवादार सर्दियों की दोपहर, आन्या अंततः उसके घर के सामने खड़ी थी। एक छोटा सा पुराना लेकिन साफ सुथरा घर, जिसकी चिमनी से हल्का धुआं निकल रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। एक पल बाद दरवाजा खुला और वह आदमी जिसे वह बहुत याद करती थी वहां खड़ा था। दरवाजा खोलने वाले विक्रम ने सामने वाले व्यक्ति को अविश्वासी भाव से देखा। कई साल बीत चुके थे। वह बागकर में देश ने कलब एक बदल कर आती है, लेकिन वह उसे एक पल में पहचान सकता था। वह महिला जिसे उसने इतना भूलने की कोशिश की, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं भूल सका। आन्या। वह इतना हैरान था कि कुछ नहीं कह सका, बस खालीपन से उसके चेहरे को देखता रहा। आन्या भी वैसी ही थी। विक्रम का चेहरा उन कष्टों से गहरी झुर्रियों से सजा था जिनसे वह गुजरा था, और उसके बाल सफेद होने लगे थे। हालांकि उसकी गहरी और शांत आंखें अभी भी पहले की तरह थीं। उसने उमड़ती भावनाओं को नियंत्रित किया और बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। बहुत समय हो गया। विक्रम सिंह राठौर। उसकी आवाज सुनकर विक्रम वास्तविक दुनिया में लौट आया। वह घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश की। वह अपनी दयनीय उपस्थिति नहीं दिखाना चाहता था, खासकर अपने विकलांग पैर को। अनजाने में उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। घर जाओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है। उसकी ठंडी आवाज ने आन्या के दिल में चाकू की तरह चुभ दिया, लेकिन आन्या पीछे नहीं हटी। उसने अपना हाथ बंद होने वाले दरवाजे की दरार में डाल दिया, उसकी कार्रवाई को रोक दिया। नहीं, यह वह जगह है जहां मुझे होना चाहिए, आन्या ने दृढ़ता से कहा। दरवाजा खोला और अंदर चली गई। शंकरा घर सरल था।
लेकिन साफ सुथरा था, जैसे कि उसका हाथ उस पर लगा हो। दीवार पर उसके साथियों के साथ उसकी युवावस्था की तस्वीरें लटकी हुई थीं। उसकी निगाहें विक्रम के पैर पर टिकी थीं। विक्रम ने ऐसे व्यवहार करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन वह अपने थोड़े लंगड़ाने के तरीके को छिपा नहीं सका। क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम इस तरह के कठिन समय से गुजर रहे थे। आन्या की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने उसकी नजरों से बचते हुए खिड़की से बाहर अपना चेहरा घुमा लिया। यह तुम्हारा काम नहीं है। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, हमारा रिश्ता है, आन्या ने उसके पास पहुंचते हुए चिल्लाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुम्हें याद नहीं है? तुमने वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे खोजने आओगे। मैंने केवल उस वादे पर विश्वास किया और अब तक इंतजार किया, लेकिन तुम छिप रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आन्या की निराशा भरी चीख ने विक्रम को अपने होठों को काटने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल भी फटने जैसा दर्द कर रहा था। मेरी हालत देखो, इस तरह के विकलांग शरीर के साथ मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ा हो सकता हूं? तुम दुनिया की हीरो हो और मैं सिर्फ एक सेवानिवृत्त व्यक्ति हूं जो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे सम्मान को धूमिल नहीं कर सकता। सम्मान? तुम किस सम्मान की बात कर रहे हो? जिसे मैं प्यार करती थी वह एबीएफ की एडमिरल आन्या शर्मा नहीं थी, और जिसे तुम प्यार करते थे वह भी तटरक्षक विशेष इकाई का मुख्य आधार विक्रम सिंह राठौर नहीं था, है ना? हम सिर्फ दो लोग थे जो एक दूसरे के घावों को पहचानते थे। मैं तुमसे तब प्यार करती थी और मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूं। तुम्हारे लंगड़े पैर का कोई मतलब नहीं है। आन्या ने विक्रम के सीने पर मारते हुए चिल्लाया। विक्रम ने उस छोटे से प्रहार को चुपचाप सहन किया। उसके दिल पर दबाव डालने वाली स्वाभिमान की मजबूत दीवार अंततः आन्या के ईमानदार आंसुओं के सामने ढह गई। उसने अपनी कांपती हुई बाहें उठाईं और आन्या को कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो, वह केवल इतना ही कह सका। दोनों गले लगकर लंबे समय तक रोते रहे। आंसू जो उन वर्षों से उन्होंने दबा रखी लालसा, दुहक और शाश्वत प्रेम की पुष्टि करते थे। ठंडे तट पर छोटे से घर में दो घायल आत्माएं अंततः पूरी तरह से एक हो गईं। कुछ देर बाद दोनों थोड़े शांत हुए और आलिंगन छोड़ा। आन्या ने अपने हाथों से विक्रम का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मैं सब कुछ छोड़कर यहां आई हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने एडमिरल के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं भी सेना से सेवानिवृत्त हो चुकी हूं। अब मैं एबीएफ की आन्या शर्मा नहीं हूं। मैं केवल आन्या हूं, तुम्हारी महिला। उस चौंकाने वाले कबूलनामे ने विक्रम को चुप करा दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आन्या ने अपने लिए जीवन भर की अपनी सभी उपलब्धियों को छोड़ दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुम्हारे बिना उन सब का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बिना सफलता मुझे कोई खुशी नहीं देती। अब से मेरा शेष जीवन तुम्हारे साथ, तुम्हारे पक्ष में बिताया जाएगा। मुझे परवाह नहीं है अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करते हो। मैं बस तुम्हारे साथ उस जगह पर बूढ़ा होना चाहती हूं जहां मैं तुम्हें देख सकूं। उसकी आंखें ईमानदारी से भरी थीं। विक्रम अब उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसने आन्या से सब कुछ स्वीकार करने का फैसला किया। नहीं, स्वीकार नहीं करना, बल्कि अब से उसने आन्या से सब कुछ बचाने की कसम खाई। उसने उसके आंसू पोंछे और धीरे से फुसफुसाया, क्या मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं? तुमने मुझे पहले ही दुनिया की सबसे खुश महिला बना दिया है। आन्या जोर से मुस्कुराई और उसके होठों को चूमा। लंबा इंतजार और बिछोह समाप्त हो गया था। दोनों अंततः एक दूसरे के पक्ष में एक नया जीवन शुरू करेंगे। खिड़की के बाहर सर्दियों का समुद्र जैसे शांत लहरों की आवाज के साथ उनके पुनर्मिलन को आशीर्वाद दे रहा था। उस दिन से तट पर छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में एक नई कहानी थी। एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली विदेशी महिला विक्रम के साथ रहने लगी, जो एक शांत और कठोर सेवानिवृत्त व्यक्ति था। शुरू में गांव वाले फुसफुसाते थे, लेकिन यह देखने के बाद कि उनका प्यार कितना गहरा है, वे ईमानदारी से समर्थन करने लगे। आन्या ने पूरी तरह से अनुकूलन किया। उसने विक्रम से हिंदी सीखी, एक साथ बागवानी की और गांव वालों के साथ घुल मिल गई। एक एडमिरल के रूप में उसका शानदार अतीत जैसे कभी था ही नहीं। वह एक साधारण गांव की महिला के रूप में जीवन से संतुष्ट और खुश थी। विक्रम भी उसके साथ धीरे धीरे अतीत के घावों और निराशा से उबर गया। वह अब अपने पैर से शर्मिंदा नहीं था और आन्या के साथ रहते हुए उसके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटी। हर दिन
वे समुद्र के किनारे टहलते थे, वह समुद्र जिसने उन्हें पहली बार मिलाया था और कई बार अलग किया था। अब वे हाथ में हाथ डालकर चलते थे। केवल लहरों की आवाज सुनकर वे एक दूसरे के दिलों को पढ़ सकते थे। एक वसंत के दिन दोनों ने गांव के एक छोटे से चर्च में एक साधारण शादी की। विक्रम के पूर्व साथियों और गांव वालों ने उनकी शादी को आशीर्वाद दिया। सफेद पोशाक में आन्या किसी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और टक्सीडो में विक्रम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और खुश दिख रहा था। शादी के बाद दोनों यादों से भरे समुद्र तट पर गए। सूर्यास्त से रंगे समुद्र की पृष्ठभूमि में दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या कहा था? आन्या ने चंचल लहजे में पूछा। मैं तुम्हें अपनी एक रात दूंगी। अगर तुम चाहो तो पूरे सप्ताहांत में मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगी। विक्रम ने हंसते हुए उसके शब्दों को दोहराया। हां, अंत में तुमने वह शर्त जीत ली और मुझसे सब कुछ पा लिया। मेरी एक रात नहीं बल्कि मेरा पूरा जीवन। आन्या ने उसकी गर्दन को गले लगाते हुए फुसफुसाया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, विक्रम ने उसकी कमर को पकड़ते हुए जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लंबे समय तक खुशी से हंसे। उनका प्यार जो भयंकर लहरों, सीमाओं, भाषाओं और विभिन्न बाधाओं को पार कर चुका था, अंततः फलित हुआ। उस समय से दोनों उस मछली पकड़ने वाले गांव में खुशी से रहते थे। विक्रम ने अपने अनुभव के साथ गांव के युवाओं को बचाव तकनीकों और समुद्र में जीवित रहने के तरीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। आन्या उसकी महान सहायक बन गई और वे सिद्धांत और व्यवहार को मिलाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कभी कभी वे अतीत की महिमा को याद करते थे या सांस्कृतिक मतभेदों के कारण लड़ते थे, लेकिन हर बार वे एक दूसरे के घावों को मरहम लगाते, मतभेदों को समझते और एक मजबूत प्यार का निर्माण करते। समय बीतता गया और उनके बाल भी सफेद हो गए। वे अभी भी हर दिन हाथ में हाथ डालकर समुद्र तट पर टहलते थे। एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते समय उनके झुर्रीदार चेहरे उनकी युवावस्था की उपस्थिति से अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण दिखते थे। एक धूप वाले दिन समुद्र की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर अगल बगल बैठे हुए विक्रम ने आन्या से पूछा, अगर हम फिर से जन्म लें तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आन्या ने जवाब में उसका खुरदरा हाथ पकड़ा और उसे अपने गाल पर लगाया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसने धीरे से कहा, उस समय मैं तुम्हें पहले खोजूंगी और मैं इस तरह कहूंगी, हे भारतीय, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे? दोनों के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान खिल गई। क्षितिज के पार दूर तक अंतहीन नीला समुद्र फैला हुआ था, उतना ही गहरा और विशाल जितना कि उन्होंने एक साथ बनाया था। हाँ,